आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 8 की इंग्लिश विषय के लिए मॉडल पेपर। आपने मेरा जो पिछला वीडियो था गणित का, जो मैं मॉडल पेपर लेकर आया था, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आपने वीडियो देखा, कमेंट किए ढेर सारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये बात कहनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग 2017, 18, 19, 20 के पेपर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यही पेपर आने वाला है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये पेपर आने वाला है। मैंने गणित विषय में केवल ये कहा था कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट के आधार पर मैंने वो पेपर आपके लिए सेट किया था, और ईश्वर की कृपा रही कि उसमें ज़्यादातर प्रश्न एज इट इज आ गए थे और प्रश्नों का क्रम तो वही रहा था जो हमने ब्लूप्रिंट के आधार पर सेट किया था। आशा है ईश्वर की कृपा इस बार भी बनी रहेगी और प्रश्नों का क्रम आपकी बोर्ड परीक्षा में ऐसा ही आएगा जैसा आज मैंने इस मॉडल पेपर में लिया है। तो बिना देरी किए शुरू करता हूं आज का मॉडल पेपर। आपका जो गणित विषय का पेपर हुआ था उसका पैटर्न और इंग्लिश का पैटर्न थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? देखिए कि जो पहला प्रश्न था गणित विषय में, उसमें रोमन संख्या में 1 से लेकर 15 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रकार के। लेकिन यहां इंग्लिश में क्या होगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, अर्थात वहां 15 थे, यहां 10 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो पहले दो प्रश्न किसके होंगे भाई? इसमें देखिए, चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स। इसका मतलब आपको 4 शब्द दिए गए होंगे, उसमें कुछ विशेष शब्द जो अक्षर हैं उनके नीचे अंडरलाइन दिया गया होगा और उनकी ध्वनि को पहचान कर आपको बताना है कि किसकी साउंड डिफरेंट है, किसकी ध्वनि अलग है। तो देखिए, पढ़ के देखिए आप। पहला है, पहले प्रश्न में सूट, तो डबल ओ के नीचे अंडरलाइन है। देखिए यहां देखिए सून, और यहां लुक, और यहां बून। तो देखिए सी को छोड़कर सब में डबल ओ की ध्वनि बड़े ऊ की आ रही, सूट, सून, बून। लेकिन यहां सी वाले को पढ़ के देखिए, लुक, छोटे ऊ की ध्वनि आ रही है। तो डिफरेंट साउंड किसकी आई? सी। तो देखिए यहां करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे में देकर देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए। अब यहां अंडरलाइन कौन सा अक्षर हो रहा है? एस। तो देखिए पहले में एस की ध्वनि कैसी आ रही? प्लेजर, जा। देखिए यहां जा की ध्वनि आ रही है। दूसरे में देखिए मीजर, यहां भी जा की ध्वनि आई एस की। ठीक है, हॉर्स, यहां सा की ध्वनि आई। नोइज, यहां भी जा की ध्वनि आई। तो अपने आप देख लिया आपने कि ऑप्शन सी में जो एस अक्षर अंडरलाइन है उसकी ध्वनि सा जैसी है और शेष में जा जैसी है। तो डिफरेंट साउंड किसकी है? सी की। तो प्रश्न संख्या 2 जो है उसमें भी करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। आप चिंता ना करें, मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा ग्रामर का, जिसमें आपको डिफरेंट साउंड वाले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जेंडर, सारे प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि यहां तो मैंने पेपर के हिसाब से सेट किया है। अब क्योंकि ऐसे साउंड वाले तो अनेकों शब्द हो सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस में कराऊंगा। उसका एक अलग वीडियो लेकर मैं आपके लिए लाऊंगा, तो आप चिंता ना करें, उसको जरूर देखना। अब तीसरे प्रश्न पर आइए, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड हॉबी। हॉबी का हमें यहां बहुवचन बनाना है भाई, और उसको देखना है। देखिए अगर अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन आ रहा हो तो आई को हटाकर चलो मैं दोबारा से बता देता हूं। देखिए हम नियम क्या पढ़ा था हमने कि यदि किसी शब्द में अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले कोई व्यंजन आ रहा हो तो उसका प्लूरल बनाते समय वाई को हटाकर क्या लगा देते हैं? आई ई एस, अर्थात वाई हटाना है और उसके स्थान पर आई ई एस लगाना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? HOBBIES। तो वो कहां स्पेलिंग है? ऑप्शन बी में। तो यहां तीसरे में क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, और को देखना ही नहीं है। अब यहां देखिए,
चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड वैली। अब यहां वैली का आप अब देखिए, दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए। अंतिम अक्षर वाई है, ऐसा मत कर देना भाई कि वाई को हटाया और IES लगाया, नहीं होगा। देखिए वाई से पहले आ क्या रहा है, देखिए हॉबी में बी व्यंजन आ रहा था, कंसोनेंट आ रहा था, लेकिन वैली में देखिए वाई से जस्ट पहले ई है अर्थात स्वर है, और अगर स्वर आ जाए तब वाई को हटाकर IES नहीं लगाया जाता, केवल एस लगाया जाता है। तो वैलीज कौन सा है भाई, ऑप्शन ए। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले 2 प्रश्न आएंगे किस बात के, आपको डिफरेंट साउंड चुनना है। 3 और 4 प्रश्न किस पर आएंगे भाई, कि आपको प्लूरल चुनना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 और 6 करेक्ट आर्टिकल के आने, आपको AND का प्रयोग आना चाहिए। जैसे आपको पता ही है कि जिस शब्द से पहले हम आर्टिकल लगा रहे हैं उसकी ध्वनि अगर स्वर की है तो एन लगाएंगे, और प्रथम अक्षर की ध्वनि यदि व्यंजन की है तो आप ए लगाएंगे, और अगर वो यूनिक है अर्थात विश्व में एक है, कोई विशेषता लिए हुए, तो उससे पहले दी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 5 को पढ़िए। इन मिडिल ऑफ द बार वी वर मेकिंग पीस, अर्थात युद्ध के मध्य में ही हम शांति की बातें कर रहे थे भाई। तो देखिए क्या लगाएंगे हम, इन दी मिडिल, क्योंकि विशेष बात हो रही है, युद्ध की विशेष बात हो रही है कि युद्ध के बीच में ही। ठीक है, तो यहां विशेष एम्फेसिस करना हो, दबाव डालना हो, या विशेष वो बताना हो, तो हम आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो यहां ऑप्शन सी आ जाएगा भाई। तो देखिए अब छठा देखिए, ध्यानचंद वाज ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी। ध्यानचंद, जैसे क्रिकेट में भगवान किसको माना जाता है, सचिन तेंदुलकर को, ऐसे ही हॉकी के भगवान कौन थे, ध्यानचंद। तो वो महानतम खिलाड़ी थे। तो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उससे पहले दी लगाया जाता है, ध्यान रखना भाई। सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या, जैसे यहां ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, तो दी ग्रेटेस्ट विशेषता हुई ना, बहुत बड़ी, बहुत महानतम खिलाड़ी थे ध्यानचंद। तो यहां ऑप्शन क्या आएगा, सी। अब 7वां और 8वां प्रश्न देखिए, उसमें क्या है, चूज द करेक्ट अपोजिट इन जेंडर। आपको लिंग, विपरीत लिंग, ठीक है, छांटना है। तो देखिए विडो, अब विडो का क्या होता है, विडो माने विधवा, तो उसका क्या होता है, विडोअर। ऑप्शन ए, ध्यान रखना, विधवा स्त्री को अर्थात जिसका पति मर जाए, द लेडी हुज हस्बैंड हैज डाइड, जिसका पति मर चुका है, दैट इज विडो, और जिसकी पत्नी मर चुकी है वो विडोअर। ठीक है, तो हस्बैंड नहीं आएगा, वोमेन नहीं आएगा, लेडी नहीं आएगा। ठीक है, हस्बैंड का जेंडर चेंज क्या होता है, वाइफ, वोमेन का क्या होगा, मैन। ठीक है, और लेडी का जेंटलमैन। ठीक, अब देखिए डॉग्स, 8वें प्रश्न को देखिए, डॉग का क्या होता है भाई, आपको पता है, विच। डॉग का क्या होता है, विच भाई, कुत्ता और कुतिया। तो देखिए डॉग्स है तो इसका बहुवचन भी क्या आएगा, सॉरी इसका जो जेंडर अपोजिट क्या आएगा, वो भी बहुवचन में ही आएगा। तो देखिए यहां अब आप कहेंगे सर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। तो देखिए ये जो बिच है ये क्या है, राक्षसी या दुष्ट प्रवृत्ति की महिला के लिए आता है, और ये बिच है कुतिया वाली। ठीक है, बिचेज, ये राक्षसी। मेयर घोड़ी को कहते हैं, और इसका जेंडर चेंज क्या होगा, हॉर्स। और विक्सन, देखिए ध्यान रखना, फॉक्स, फॉक्स तो मेल, लोमड़ा। ठीक है, उसका जेंडर चेंज क्या होता है, विक्सन। ये भी आ सकता है, फॉक्स का जेंडर अपोजिट क्या होगा भाई, विक्सन, लोमड़ी। विक्सन कहते हैं लोमड़ी को, और फॉक्स, जबकि हम गलत पढ़ते हैं ना कि फॉक्स माने लोमड़ी पढ़ते हैं, नहीं, वो लोमड़ा होता है, ही होता है, और विक्सन क्या है, सी। इसी तरह मेयर का जेंडर अपोजिट क्या होगा, हॉर्स, ध्यान रखना भाई। और ये दुष्ट जो महिलाएं उनके लिए आता है। अब देखिए 9वां प्रश्न देखिए, ही डिप्ड
फिंगर एज द फोन सक्ड। अब इसमें प्रश्न संख्या 9 और 10 किसके लिए होगा? प्रोनाउन, सर्वनाम के लिए। तो उसमें क्या देखना है? जैसे ही है, ही के लिए जो प्रोनाउन क्या होगा? हिम, ठीक है। तो देखो, या हिज, जो भी कुछ है। देखो, ही डिप्ड फिंगर्स, तो उसने अपनी, जब करता ही है तो उसने, तो इसके लिए क्या आएगा? हिज। तो ही डिप्ड हिज फिंगर, तो यहां ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब देखिए, दे हैड ओनली टू लिफ्ट आइज, जब करता दे है तो उसके लिए क्या आएगा? देयर, THEIR, ठीक है। उनको केवल अपनी आंखें ऊपर उठानी थी, देयर। तो यहां ऑप्शन क्या आएगा? बी। तो आपके समझ में आ गया भाई। ध्यान रखना, पहले दो प्रश्न डिफरेंट साउंड के आने, जबकि ध्यान रखना और लोगों ने जो वीडियो डाल रखे हैं वो यार बिल्कुल अलग है। एक चीज और मैं बताऊं, अपना मूड ही खराब मत करना और वीडियो को देखकर। क्यों? उन लोगों ने एनसीईआरटी वाले डाल रखे हैं भाई। एनसीईआरटी का सिलेबस और राजस्थान के सिलेबस में बहुत अंतर है। उसमें तो प्रश्न उत्तर कुछ और हैं, उनमें से एक प्रश्न नहीं आने वाला। चाहे आप देख लेना, उसमें 2017-18 या पुराने पेपर डले हुए हैं। वो सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है, और अब के कोरोना के कारण जो 30% सिलेबस में कमी लाई है, उसके हिसाब से मैंने पेपर बनाए। पेपर का प्रारूप यही रहेगा। तो आपने देख लिया, पहले और दूसरे प्रश्न डिफरेंट साउंड के आएंगे। तीसरा और चौथा प्रश्न रहेगा प्लूरल बनाने के लिए। पांचवा और छठा आर्टिकल से संबंधित होगा। सातवां और आठवां क्या होगा? जेंडर अपोजिट, अर्थात विपरीत लिंगी आपको बताना है। और नवा 10वां प्रश्न आपका होगा किससे? प्रोनाउन, सर्वनाम से संबंधित। तो याद रहेगी ना। तो ये हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए, प्रश्न संख्या 11, जिसमें 5 प्रश्न आएंगे, प्रति प्रश्न 1 अंक के हिसाब से। तो 11 में प्रश्न में कितने प्रश्न होने वाले हैं? 5 प्रश्न होने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न होने वाले हैं। तो देखिए, पहला, फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स ए बेल। तो देखिए, लोमड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गया भाई, मतलब आकस्मिक रूप से कहां गिर गया? बेल। देखिए, ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है भाई, WELL, ये गलत है। एक्चुअल में क्या है? तो पहले तो मैं उसको पेंसिल से, इस आईपैड की पेंसिल से लिख रहा था प्रश्नों को, उसके पश्चात मैंने बोलकर लिखने का समय बचाने के लिए तो वो स्पेलिंग मिस्टेक इस तरह से हो गई। तो इसको WELL पढ़ना। तो गलती से लोमड़ा कहां गिर गया? कुएं में। अब देखिए, यहां पहले लोमड़ा ऊपर था, अब लोमड़ा कुएं के अंदर चला गया। इसका मतलब स्थान परिवर्तन हुआ है। और जब स्थान परिवर्तन हो, अर्थात बाहर से कोई अंदर आए, तब प्रपोजिशन इनटू लगता है, नॉट इन। ध्यान रखना, इनका प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा? इनटू। ही केम रनिंग इनटू द रूम, वो दौड़ता हुआ कमरे के अंदर आया। ठीक है, पहले बाहर था, अब कमरे के अंदर आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इनटू। जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, वो कुएं में कूद पड़ा है। और अगर मैं कहूं आई एम सिटिंग इन द रूम, अब मेरी गति कहां हो रही है? कमरे के अंदर हो रही है, बाहर से नहीं आया हूं मैं। तो अब क्या लगाऊंगा? इन। तो थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? इनटू। आपको इनटू भरना है भाई इसमें, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, आई एम स्टैंडिंग द शेड ऑफ ए ट्री, मैं खड़ा हुआ हूं एक पेड़ की छाया के नीचे। तो देखिए, नीचे खड़ा हुआ हूं, इस पर बिल्कुल पेड़ ऊपर है, तो अंडर आएगा इसमें, ओवर नहीं आएगा। ओवर तो ऊपर के लिए होता है, ठीक है। मैं खड़ा हुआ हूं पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर थोड़ी हूं, पेड़ की छाया के नीचे हूं, इसलिए क्या आएगा? अंडर। तो लिख देंगे आप अंडर। अब देखिए, थर्ड देखिए, एट लास्ट दे टू टेस्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ। अब देखिए, ध्यान रखना भाई। तो 11 में पहले और दूसरे जो प्रश्न आएंगे वो प्रपोजिशन से संबंधित होंगे, 2 नंबर के। अब अगले क्या है भाई? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शेष जो 3 प्रश्न है 3 अंक के, वो क्या होने वाले हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के। तो देखिए, एट लास्ट, अब समझ गए आप? एट लास्ट शब्द से आपने क्या समझ लिया? अंत में, इसका मतलब बात भूतकाल की होने वाली है भाई। एट लास्ट शब्द से ही आपको पता लग जाता है। तो एट लास्ट दे टू टेस्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ, अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक दूसरे की शक्ति का परीक्षण कर ही लें भाई। तो क्या आएगा?
उन्होंने अंत में एक दूसरे की शक्ति का परीक्षण करने का निश्चय किया। आ की ध्वनि आ रही है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो उसमें क्या आता है, कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो दे डिसाइडेड, डिसाइड्स नहीं आएगा भाई, डिसाइडेड आएगा इसमें। ठीक है, आप डिसाइडेड इस चाह तो लिख देना या इस पे टिक लगे, क्योंकि उत्तर उसी में लिखना है भाई, उसी के हिसाब से आप देख लेना। अब चौथा देखिए, दी ट्रेन और खाली जगह जस्ट नाउ। ध्यान रखना, अगर अंत में जस्ट नाउ, यट, ऑलरेडी, ये तीन शब्द आए, कौन कौन से, जस्ट, ऑलरेडी, ठीक है, और यट आए, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप जानते ही हैं, कर्ता के बाद हैज या हैव लगाइए और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाइए। अब कर्ता अगर एक वचन है तो हैज प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म, कर्ता बहुवचन है तो हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो ट्रेन एक वचन है भाई, तो ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। ठीक है, तो क्या आएगा, हैज अराइव्ड। तो द ट्रेन हैज अराइव्ड जस्ट नाउ। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हैज अराइव्ड। समझ में आ गई होगी, रेलगाड़ी अभी अभी आई है या आ चुकी है। ठीक है, ये की बात है। अब देखिए पांचवा, देखिए सी यूजुअली हिंदी, स्पीक आएगा, स्पीक्स आएगा या इज स्पीकिंग। देखिए यूजुअली, रेयरली, स्कार्सली, ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, डेली, ये कुछ विशेष शब्द हैं। अगर ये शब्द आए तो आप समझ जाना ये किसी आदत की बात हो रही है। भाई आदत है, सी यूजुअली गोज टू टेम्पल ऑन संडे, वो सामान्यतः हर रविवार को कहां जाती है, मंदिर जाती है, आदत है उसकी। ठीक है, तो ऐसे जो विशेष शब्द हैं, कौन से, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम, ऑफन, ठीक है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, डेली, अगर ये शब्द आ जाएं किसी टेंस में तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं भाई क्या करना है आपको, कर्ता के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। किस कंडीशन में, यदि कर्ता सिंगुलर है अर्थात एक वचन है, और अगर बहुवचन है तो कुछ नहीं लगाना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगा के छोड़ देना है आपको। तो देखिए सी यूजुअली स्पीक्स, क्योंकि सी कर्ता एक वचन है इसलिए क्रिया स्पीक में एस या ईएस लगेगा। ध्यान रखना भाई, क्योंकि के से पहले स्वर आ रहा है इसलिए ईएस नहीं लगेगा। ईएस कब लगता है, जब अंतिम अक्षर CH हो, डबल एस हो, ओ हो, तब हम ईएस लगाते हैं। रेडियो में नहीं लगाते, पर रेडियो का बहुवचन बनाते समय रेडियोज, RADIO ही लगेगा। क्लास में ईएस लगेगा, ठीक है, पटाटो में ईएस लगेगा, बुश में ईएस लगेगा। तो इसमें क्या आएगा, स्पीक्स, तो यहां स्पीक्स सही हो जाएगा। तो आपने समझ लिया भाई। 11वें प्रश्न में 5 प्रश्न आने वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति में, जिसमें पहले 2 प्रश्न किससे आएंगे, प्रीपोजिशन से संबंधित आएंगे। लास्ट के जो 3 है वो किसके आएंगे भाई, करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के आने वाले हैं। तो अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 12 में क्या है, देखिए पढ़िए। राइट द मिसिंग लेटर्स इन फॉलोइंग वर्ड्स विद IEIOU, अर्थात आपको 3 प्रश्न आएंगे जिसमें आपको रिक्त स्थान में क्या भरना है। भाई स्पेलिंग पूरी नहीं दी गई है शब्द की, उसमें कुछ अक्षर रह गए हैं तो उनकी पूर्ति करनी है। अब यहां तो विशेष दे दिया है कि आपको पूर्ति किससे करनी है, कि जो मिसिंग लेटर है अर्थात जो अक्षर की पूर्ति करनी है वो ए से या तो आपको ए भरना है या ई भरना है, आई भरना है, ओ भरना है या यू भरना है। तो इनमें से भरना है, ए में से, ई में, आई, ओ, यू में से। तो देखिए पहला है सिंबल, पता है ना, सिंबल माने प्रतीक, और सिंबल की स्पेलिंग क्या होती है, SYMBOL। तो इसमें क्या आ जाएगा, ओ। ठीक है भाई, सिंबल माने क्या होता है, प्रतीक, आप जानते ही हैं। या क्या है, अब देखिए इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, तो देखिए INSECTS, कीड़े मकोड़े। ठीक है, अब देखिए, अरे ये तो बहुत सरल है, ग्राउंड, GROUND। तो देखिए पहले में O, दूसरे में E, तीसरे में U। ग्राउंड माने आप जानते हैं मैदान है भाई।
तो 12वां प्रश्न भी बहुत इजी होने वाला है ना। तो बात तो समझ में आ रही है ना मेरी। चलिए मजा आएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो 5 मिनट देखते हैं और स्किप कर जाते हैं। भाई मेरा वीडियो तो 2 घंटे से कम का नहीं रहेगा। जैसे गणित में आपने देखा था 2 घंटे 18 मिनट का था, ये भी इतना ही होगा। लोग वहां पैसा कमाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए 10 या 15 या 17 मिनट का वीडियो डालते हैं और कहते हैं कि देखिए यही पेपर आने वाला है। अरे यार 17 मिनट में तो कोई पेपर को पढ़ नहीं सकता, कराओगे का खा का बताइए। तो ये तो सब मतलब बरगलाने वाली बातें हैं। चलिए प्रश्न 13 पर पहुंचते हैं। देखिए इसमें 3 प्रश्न हैं 1-1 नंबर के। तो राइट द अपोजिट फॉर द गिवन वर्ड। आपको दिए गए शब्दों का अपोजिट लिखना है। तो प्रश्न संख्या 13 में आपको 3 अपोजिट आने वाले हैं। वोकेबलरी बढ़ाओ तभी तो अपोजिट लिख पाओगे भाई। तो देखिए शार्प, शार्प माने तीक्ष्ण। शार्प किसको बोलते हैं? तीक्ष्ण, तीखा, तेज किनारे वाला, तेज किनारे वाला। तो इसका क्या होगा? भौंटा, अर्थात जिसका कोना तेज नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? ब्लंट, BLUNT, ब्लंट। ब्लंट माने भौंटा, अर्थात जिसकी जो एज है, किनारा है, वो शार्प नहीं हो, तेज नहीं हो। आउटडोर, आउटडोर मतलब बाहर, तो अंदर। इंडोर, आउटडोर का क्या होगा? इंडोर। ठीक है। पॉसिबल, संभव, पॉसिबल माने संभव। ठीक है। और इसका क्या होगा? एम लगा के, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक है। असंभव, इसको क्या बोलेंगे भाई? असंभव। ठीक है। सरल हो गए ना। 14वां प्रश्न देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अर्थात आपको कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं कि एक निश्चित क्रम में नहीं है, एक कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं बता रहे हैं, अर्थात सेंटेंस का कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। आपको उनको विशेष क्रम में व्यवस्थित करना है और इस तरह से व्यवस्थित करना है कि उसका कोई एक सार्थक अर्थ हो जाए। ठीक है। तो देखिए जैसे पहला है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। नॉट डन, ठीक है, ही हैज यट हिज होमवर्क। तो अब देखिए क्या होगा कि शायद ये कहना चाह रहा है उसने अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। देखिए मैंने अभी बताया था ना कि अगर वाक्य में यट आए तो सीधे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात है, और प्रेजेंट परफेक्ट में ही के बाद हैज या हैव आएगा। सॉरी ही के बाद क्या आएगा? हैज, और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म। करता एक वचन है तो हैज आएगा, बहुवचन है तो हैव आएगा। तो ही हैज नॉट डन, तो कैसे आएगा भाई? ही, पहले ही लिख दिया, फिर हैज, फिर नॉट आएगा भाई, और नॉट के साथ ये डन आ जाएगा। फिर ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क, हिज, फिर हिज आ गया भाई, फिर होमवर्क, और यट लास्ट में आएगा। उसने अभी तक अपना गृह कार्य नहीं किया है, तो ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क यट। मीनिंगफुल बन गया ना भाई। तो ये प्रश्न संख्या 14 में आने वाला है। अब देखिए दूसरा, देखिए यू बीन एवर हैव टू जयपुर। आप देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब भाई WH वर्ड तो है नहीं, तो WH वर्ड है नहीं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य, और हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए कौन सी है, कहां है भाई? इसमें हैव है। अरे यार मिल गई हैव, तो हैव सबसे पहले आएगा इसमें, हैव। उसके बाद कर्ता लाइए, कर्ता तो सीधे कौन है भाई? यू। हैव यू बीन एवर टू जयपुर। क्या आप कभी जयपुर गए हैं? और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे नहीं बात समझ में? देखिए ध्यान रखना है, आंखें खुले रखनी है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह भाई। अब 15वां देखिए, राइट वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेस। आपको कुछ नीचे, कुछ क्या 2 वाक्य नीचे दिए गए 15 में, फर्स्ट और सेकंड। तो देखिए 15 में 2 प्रश्न आएंगे, वही 2 गुणा 1, प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो 2 अंक का 15वां प्रश्न आएगा भाई।
तो इसमें आपको वन वर्ड लिखना है, ए पर्सन हुज पेरेंट्स आर डेड, एक व्यक्ति जिसके माँ बाप मृत हो चुके हैं, अर्थात जिसके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, नो मोर, तो उसको क्या कहते हैं? अनाथ। जिसके माँ बाप गुजर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, अनाथ बोलते हैं ना भाई। भगवान ना करे ये किसी के साथ हो भाई, आप पर आपके माँ बाप का साया हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो चलिए उसको क्या बोलते हैं? अनाथ। और अनाथ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑर्फेन। तो देखिए ऑर्फेन, ORPHAN, अनाथ। ठीक है। दूसरा देखिए, ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर, एक भूमि का टुकड़ा जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ हो, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? डीप। पानी से चारों ओर से घिरा हुआ एरिया क्या कहलाता है? द्वीप। आ गई ना बात? अरे यार बहुत होशियार हो, मान गए आप, बहुत इंटेलिजेंट हो। क्या कहेंगे? सही लिख दिया ना मैंने? वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए सरल लग रहा है ना पेपर? अरे यार मैं कह रहा हूं इससे सरल ही आएगा आपका पेपर, कठिन नहीं आएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। भैया मत कहना भाई कि आपने कैसे कह दिया, ये अब अनुभव बोलता है भाई। इतने सालों के अध्ययन के बाद जब आप टीचर बनेंगे ना, तो आप भी देख लेना, आपको 2-3 साल बाद ही ऐसा लग जाएगा अरे यार इसमें क्या था। मैं बता दूंगा कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, फुल डेडिकेशन अगर हो तो चलिए अब क्या करना है 16वें प्रश्न में, थोड़ा सा यहां अब दिमाग लगाने वाली बात है। इसमें क्या करना है? रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। आपको 5 वाक्य दिए गए आएंगे और उनको आपको इस तरह से रीअरेंज करना है, ठीक है, कि घटना के हिसाब से, कि वो एक अच्छी कहानी के रूप ले ले। ज्यादातर कहानी जो आपने पढ़ी है, स्टोरी राइटिंग आपने पढ़ी, उनमें से ही आजकल आ रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई 5 वाक्य दे जिनको आप ध्यान से पढ़ना है और फिर घटनाक्रम के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सी बात पहले हुई होगी, उसके बाद कौन सी। देखिए पहले हम पढ़े हैं इसमें, मैंने देखिए यहाँ समय बचाने के लिए आंसर लिख दिया है, तो अभी आंसर की तरफ आप मत देखें भाई। देखिए पढ़िए, दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की मदद करने का वायदा किया। चलिए दूसरा सेंटेंस क्या है? द अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, दूसरा मित्र ग्राउंड पर लेट गया। ठीक है। तीसरा वाक्य क्या है भाई? आफ्टर सम टाइम दे सॉ ए बिग बियर कमिंग टू देम, कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि एक बड़ा भालू उनकी तरफ आ रहा है। चौथा देखिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स, एक बार की बात है 2 मित्र थे। पांचवा सेंटेंस, वन ऑफ द फ्रेंड्स रैन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, उनमें से एक मित्र दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। तो अब 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर वाली कहानी याद आ गई होगी, आ गई। तो पहले कौन सा सेंटेंस आएगा? शुरुआत में वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स, एक बार की बात है 2 मित्र थे। तो पहले तो कौन सा आएगा भाई? ये वंस अपॉन ए टाइम। तो चौथे वाला पहले लिखेंगे आपको, ठीक है। दूसरा उसमें क्या है भाई? उन्होंने एक दूसरे की, जब वो जंगल से होकर जा रहे थे, व्हेन दे वर पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट दे प्रोमिस टू हेल्प ईच अदर। ये तो मैं कहानी बोल रहा हूं यार। जब वो, तो उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया? एक दूसरे की मदद करने का, जीवन भर साथ निभाने का वादा किया। तो नंबर 2 क्या आएगा? हाँ, दे प्रोमिस, ये वाला, ये नंबर 2 पर आएगा भाई। ठीक। फिर अचानक जब वो जा रहे थे वादा करने के बाद, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा भालू उनकी तरफ आ रहा है। तो कहां है भाई? नंबर 3 वाला, 3 पर ही आएगा। चलिए ये तो सीधा है। फिर जैसे ही भालू देखा, उनमें से एक मित्र ने क्या किया? वो दौड़ा और एक पेड़ पर चढ़ गया। तो दी वन ऑफ फ्रेंड्स रैन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, ये चौथे नंबर पर आएगा। दूसरा भाई जो जानता नहीं था, उसने सोच लिया है झूठा मित्र तो भाग गया, वो बेचारा जमीन पर बिल्कुल मृत आदमी की तरह लेट गया था। तो अदर फ्रेंड ले डाउन ऑन द ग्राउंड, ये 5वें नंबर पर आएगा। तो सीक्वेंस आप लिख देंगे ना। आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको कौन सा वाक्य पहले लिखना है? ये लिखना है वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये लिख दिया है आंसर के रूप में, ठीक है। ये आपको पहले लिखना है।
फिर दूसरे नंबर पर क्या लिखना है, दे प्रॉमिस टू ईच अदर टू हेल्प ईच अदर। नंबर 3 पर लिखना है आफ्टर सम टाइम दे सॉ ए बिग बियर कमिंग टू देम। नंबर 4 पर वन ऑफ द फ्रेंड्स रेन एंड क्लाइम्ड अप ए ट्री, दौड़ा और पेड़ पर चढ़ गया। और 5वां तो यही है, अदर फ्रेंड क्या है, उस ले डाउन कर गया भाई ग्राउंड पर। तो ये आपको इस तरह से इनको उचित क्रम में लिखना है भाई, उचित क्रम में इस तरह से लिखना है कि एक अच्छी कहानी आ जाए, एक उचित क्रम देते हुए आपको। ये आप अगर ध्यान से सेंटेंस को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, कोई इतनी कठिन बात है नहीं है। हाँ, अगर आपकी पढ़ी हुई कहानी नहीं आए तो आपको पैनिक नहीं करना है, दिमाग का संतुलन बनाए रखना है। संतुलन खोया आप भूल जाओगे जितनी भी आपको याद है। और भगवान का नाम लेकर, भगवान या अल्लाह जो भी आपके आराध्य हैं उनका नाम लेकर आप जब लिखने लग जाएंगे सारी बातें याद आ जाएंगी। आपको मोटिवेटेड रहना है, निराश नहीं होना है। 17वां प्रश्न देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपकी पाठ्य पुस्तक में से एक गद्यांश आएगा, ये अपठित नहीं है, पठित है भाई, आपकी पाठ्य पुस्तक का है ये। जैसे मैंने ये लिया है चैप्टर 2 से लिए है, ठीक है, टी सुनामी वाला है जो, उससे लिया है। ध्यान रखना ये पैसेज जो आएगा 17वें नंबर में 10 नंबर का आएगा और ब्लूप्रिंट के अनुसार इसी क्रम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पैसेज पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि लोग वाक क्या कहते हैं कि भाई पैसेज को 2-3 बार पढ़िए। अरे यार इतना टाइम कहाँ है कि आप 2-3 बार पैसेज को पढ़ें, फिर प्रश्नों को पढ़ें, फिर उनके उत्तर छांटें। एक पैसेज ही आधा घंटा लगा देगा, फिर और प्रश्नों को कैसे करेंगे? गलत बात। आपको क्या करना है, शॉर्ट में याद कर लीजिए भाई मेरी बात को। कैसे कि आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ने भाई, और प्रश्नों को याद नहीं करना है, आपको केवल प्रश्नों को ध्यान कर लेंगे भाई ये प्रश्न इसमें आए हैं। फिर पैसेज को पढ़ते जाइए और तुरंत जैसे ही वो बात आए दिमाग में भर जानी चाहिए कि इसका आंसर भाई यहां है। भाई आप 2 बार पैसेज पढ़ें फिर प्रश्नों को पढ़ें, इतना टाइम कहां है यार। तो सबसे पहले चलिए इस पैसेज के प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको कहां कहां रुकना है और कैसे आंसर लिखना है। तो देखिए पहला प्रश्न ये क्या पूछ रहा है, वेयर इज द याला नेशनल पार्क। ये कोई राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कहां है। अब जिन लोगों ने पाठ 2 पढ़ा है वो तो समझ गए होंगे कहां है भाई। चलिए क्योंकि पैसेज से छांट कर लिखना है, आपको चिंता तो करनी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं भाई, पैसेज से छांटेंगे, ये 2 अंक दिलाएगा आपको। दूसरा क्या है, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ वर्ड्स आर फाउंड देयर। ध्यान रखना केवल वर्ड्स की पूछ रहा है कि पक्षियों की कितनी जातियां, स्पीसीज माने प्रजातियां, इस में पाई जाती हैं, अर्थात इस राष्ट्रीय उद्यान में कितनी पक्षियों की जाति पाई जाती है। दूसरा प्रश्न ये याद रहेगी ना बात। तीसरे को देखिए, हाउ डिड द 2 डॉग्स ऑफ गाले बिहेव बिफोर द टी सुनामी। तो देखिए हाउ माने कैसे, 2 डॉग्स 2 कुत्तों ने, कहां के, गाले, गाले शहर है भाई श्रीलंका का। अरे यार ये तो मैंने बता दिया। बी है उन्होंने आचरण किया बिफोर द टी सुनामी, टी सुनामी जब आई तो उससे जस्ट पहले 2 कुत्तों ने कैसा आचरण किया, ठीक है, वो अब पैसेज पढ़ेंगे तभी पता लग जाएगा। फिर 5वें में टिक अपोजिट वर्ड ऑफ फार। आपको फार दूर, दूर का कोई विलोम शब्द इस पैसेज से छांट के लिखना है। अब नाइट, नियर, विजिटर, अवे, इनमें से कौन सा उसमें आ रहा है। फिर 5वें में क्या है, टिक वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको 1 वर्ड बताना है, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। किसी जानवर के मृत शरीर को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है भाई, ठीक है। वैसे तो आप इसमें से ही बता देंगे भाई। देखिए अगर, चलिए बाद में बताएंगे। अब 6ठे प्रश्न में ट्रू और फॉल्स आपको बताने। पीपल ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम देयर। लोगों ने देखा कि 3 हाथी वहां भाग रहे थे, भाग कर जा रहे थे। और दूसरा प्रश्न क्या है, अबाउट 150 स्पीसीज ऑफ एनिमल फाउंड इन याला नेशनल पार्क। भाई 150 से अधिक प्रजातियां जानवरों की उसमें पाई जाती हैं। अब ये ट्रू और फॉल्स आपको 2 प्रश्नों में बताना है। तो देखिए पढ़ते हैं भाई। द याला नेशनल पार्क
in Sri Lanka is home to variety of animals including elephant, leopard and 130 species of the bird. तो देखिए पहले दो प्रश्नों का आंसर तो ये लगभग 1.5 लाइन से ही आ गया। पहला प्रश्न क्या था, वेयर इज द याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क कहाँ है, और देखिए पहले ही पढ़िए द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका। तो कैसे लिखेंगे आंसर, देखिए आप कैसे लिखेंगे, देखिए वेयर माने कहां, इज हेल्पिंग वर्ब है, उत्तर कहां से शुरू करते हैं, यहां से सब्जेक्ट को उठाइए, दी याला नेशनल पार्क ये सब्जेक्ट है, तो कैसे लिखेंगे, दी याला नेशनल पार्क इज है। अब देखिए कर्ता के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब को यहां ले आइए, तो इज कहां है, इन श्रीलंका, इज इन श्रीलंका। देखिए श्रीलंका की स्पेलिंग अगर नहीं जानते तो यहां से आप पैसे से देख लें भाई, श्रीलंका। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे कि याला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, ठीक है, पैसे बना के लिख सकते हैं, सिचुएटेड इन श्रीलंका, कैसे भी लिख दीजिए। ठीक है, अब दूसरा देखिए, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड देयर, यहां पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो देखिए ये था ना कि 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स यहां पाई जाती, तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, हाउ मेनी की जगह पर लिख दीजिए 130, तो देखिए 130 स्पीसीज ऑफ वर्ड्स आर फाउंड देयर, फुल स्टॉप, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए अब तीसरे प्रश्न को पढ़ने के लिए, क्योंकि कि कुत्तों ने कैसे व्यवहार किया था टी सुनामी आने से पहले, उसको पढ़ने के लिए आगे पढ़ते हैं भाई। तो देखिए 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. अब देखिए यहां आ गया एक प्रश्न कि 60 जो विजिटर्स थे, बाहर की जो यात्री थे श्रीलंका में, वो बह गए थे, वास्ट अवे माने बह जाना, उस बीच पर इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर, बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट 2 वाटर बफेलोज, लेकिन जानवरों के कोई सब वहां नहीं मिले थे, अर्थात जानवर नहीं बहे थे, केवल 2 भैंसें वहां मिली थी वाटर बफेलोज। अबाउट एन आवर बिफोर द टी सुनामी हिट, टी सुनामी ने जब वो कोस्ट था, समुद्री किनारा था, उसको हिट किया, उससे पहले पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व, तो वहां जो याला नेशनल पार्क था उसमें लोगों ने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या किया, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच, 3 हाथी वहां से भागकर जा रहे थे। अर्थात जानवरों की जो सेंसिंग पावर है वो आदमी से बहुत ज्यादा होती है भाई, तो उन्होंने सेंस कर लिया होगा कि कुछ ना कुछ मतलब अप्रिय घटित होने वाला है, इसलिए वो पहले ही भागना शुरू कर दिया था। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्ड ऑन द कोस्ट, एक भद्र पुरुष थे जो श्रीलंका के, जो बिल्कुल समुद्री किनारे पर, समुद्री किनारे को कोस्ट बोलते हैं, नियर गाले में जो रहते थे, उन्होंने क्या कहा, हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, कि उस दिन उसके जो 2 कुत्ते थे जो सामान्यतः उसके साथ दौड़ने जाते थे समुद्री किनारे, उस दिन नहीं गए, उन्होंने जाने से मना कर दिया था कुत्तों ने, तो उन्होंने भी सेंस कर लिया था कि आज कोई दुर्घटना होने वाली है। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग, जो सामान्यतः उत्तेजित रहते, तैयार रहते थे कि कब उनका मालिक उनको घुमाने के लिए ले जाए समुद्र किनारे। ही सेड बट नॉन दैट डे, उसने कहा कि लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, उन्होंने लेकिन उस दिन जाने से मना कर दिया और इसी कारण उस व्यक्ति की जान बच गई थी। ठीक है, तो पढ़ लिया आपने। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पर कि हाउ डिड द 2 डॉग्स ऑफ गाले बिहेव बिफोर द टी सुनामी, कि टी सुनामी से पहले उन 2 कुत्तों ने कैसा व्यवहार किया, कि उन्होंने
घूमने जाने से मना कर दिया था। तो कैसे देखिए यहां मना किया जाता, दे देखिए क्या कहा है, टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दी आउटिंग। तो देखिए दे रिफ्यूज टू गो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, दे रिफ्यूज टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दे कौन किसके लिए आया, दोनों कुत्तों के लिए, दे रिफ्यूज्ड उन्होंने मना कर दिया था, टू गो फिर कहां से लिखेंगे, यहां से, फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, गो टू देयर डेली रन ऑन द बीच, ऑन द बीच मना कर दिया था। अब देखिए आपको क्या करना है, टिक अपोजिट वर्ड ऑफ फार, फार का आपको अपोजिट टिक लगाना है, फार माने दूर, इसका नजदीक आया है वो, नियर, देखिए यहां आया है ना नियर शब्द, फार का नियर कहां आया भाई, नियर ये शब्द आया भाई, देखिए ये नियर है, तो फार का क्या है, नियर, तो ऑप्शन बी। वैसे जो फार माने दूर, नाइट माने रात्रि, तो विलोम हो ही नहीं सकता, विजिटर यात्री ये हो ही नहीं सकता, अवे दूर, ये तो समानार्थी हो गया, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। टिक वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, जानवर की डेड बॉडी को क्या बोलते हैं। अब देखिए अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर देखिए इसमें से उत्तर कौन सा नहीं हो सकता, आप इस तरह से भी तो छाट सकते हैं, कैसे बीच, बीच माने आप जानते हैं समुद्र के जो किनारा होता है जिसमें लोग बाग आनंद मस्ती लेते हैं उसको बीच बोलते हैं, वाटर बफेलोज भी नहीं बोलते हैं, टी सुनामी भी नहीं बोलते हैं, तो सीधी सी बात है ऑप्शन ए, ठीक है, जानवरों का मृत शरीर। अब देखिए इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। प्यूपिल ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम देयर, बिल्कुल जस्ट सुनामी आने से पहले उन लोगों ने क्या देखा था याला नेशनल पार्क में कि 3 हाथी दौड़े जा रहे हैं, वो तो आई इस लाइन में, तो ठीक है इसमें क्या हो जाएगा ट्रू, ट्रू पे आपको टिक करना है, उसी में आंसर लिखना है, टिक कर देंगे वो बस सही है। दूसरा अबाउट 150 स्पीसीज ऑफ एनिमल फाउंड, एनिमल की नहीं है वर्ड की है 130, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो अब देखिए 17 में आपको पठित अर्थात आपकी पाठ्य पुस्तक से गद्य आएगा और प्रश्न संख्या 18 में आपकी कविताओं में से कोई पद्यांश जिसको बोलते हैं ना, पार्शियली जिसको बोलेंगे हम पार्शियली पोएम जिसको आएंगे है ना, पार्ट ऑफ ए पोएम आएगी और वो भी 10 अंक की होने वाली है और प्रश्न भी इसी तरह के होंगे जैसे गद्य में होते हैं, समझने का अर्थ है। तो देखिए इस कविता को पढ़ते हैं भाई। When the jet rose 6 miles high, जब यान था, ठीक है, जेट विमान आप जानते हैं, जब कोई विमान था वो उठा 6 मील ऊंचा। It was clear the earth was round, जब वो ऊपर से देख रहे हैं तो क्या है, उन्होंने देखा ये स्पष्ट था कि अर्थ गोल है, पृथ्वी हमारा जो ग्रह है प्लेनेट है वो कौन सी है, पृथ्वी है, वो गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस पर ज्यादा समुद्र है बजाय जमीन के। देखिए इट हैड मोर सी, इस पर समुद्र ज्यादा है, देन लैंड जमीन की तुलना में। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन यह बात समझनी मुश्किल है। बहुत मार्मिक बात कही है, पढ़िए। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि इस पृथ्वी पर जो लोग मिलते हैं, आदमी जो मिलते हैं, कॉजेज टू हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। अरे यार कुछ निश्चित सांसें ईश्वर ने हमें प्रदान की है, गिनती की सांसें, तो क्या ये एक दूसरे से घृणा करने के लिए मिली हैं? अरे एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के साथ हंसने के लिए मिली है। घृणा के लिए इस जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टू बुल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, घृणा करते हैं किसके लिए, कि वो दीवारें खड़ी कर दें शहरों में। एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट, और
एक दूसरे को मारने पर उतारे हैं, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए फिर भी एक दूसरे को मारने पर उतारे हुए। तो यहां एक हिंसा का वातावरण बना है इसमें। इट वॉज नॉट क्लियर भाई, ये स्पष्ट ही नहीं है क्यों। ठीक है, चलिए पहले मैंने यहाँ इस पद्यांश को पहले पढ़ लिया। नहीं, सही बात क्या होती है कि आप पहले प्रश्नों को पढ़ लें और उसके बाद गद्यांश पद्यांश को पढ़ें या गद्यांश को पढ़ें, आंसर पता लगता जाता है। तो देखिए पढ़िए पहला, हाउ हाई डिड द जेट राइज, कितना ऊंचा उठा था, पहली लाइन ही है भाई। When the jet rose 6 miles high, तो आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए डिड आया है हेल्पिंग वर्ब, तो यहां से लिखिए आंसर दी जेट, दी जेट। अब डिड है तो फर्स्ट फॉर्म में राइज। अब साधारण वाक्य बनाना है तो क्रिया की सेकंड। देखिए ध्यान रखना, जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है उसी टेंस में उत्तर लिखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रश्न है, पास्ट इंडेफिनिट में आपको उत्तर लिखना है। तो दी जेट रोज, उठा कितनी, कितनी ऊंचाई तक, पहली लाइन को अब लिख दीजिए 6 माइल्स हाई, 6 मील ऊंचा। ठीक है, 2 नंबर पक्के आपके। अगला प्रश्न देखिए, हु हेट ईच अदर, कौन एक दूसरे से घृणा करता है। आइए ना ये लाइन, मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉज टू हेट ईच अदर, तो कौन, मैन ऑन द अर्थ। ठीक है, अब मैन बहुवचन है भाई, तो हेट्स मत लिख देना, हेट ईच अदर, एक दूसरे से घृणा करते हैं। ठीक है, केवल मैन लिख देते वो ही काम चल जाता, मैन हेट ईच अदर। ठीक है, वेयर आर द वॉल्स बुल्ड, तीसरा प्रश्न क्या है कि दीवारें कहां बनाई जा रही हैं, कहां बनाई जा रही हैं, शहरों में। देखिए यहां आइए, टू बुल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज। ठीक है, वॉल्स अक्रॉस सिटीज, तो कैसे लिखेंगे भाई, वॉल, दी वॉल्स आर बुल्ट। अब देखिए ध्यान रखना, अब आप कहेंगे सर इजारेम के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, बुल्ट की थर्ड फॉर्म में बुल्ट। अरे पैसिव है, जहां कर्ता बताना महत्वपूर्ण ना हो वहां पैसिव बनाया जाता है ना, इसलिए। और पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैसे बनाते हैं, कर्ता के बाद इजारेम, क्रिया की थर्ड फॉर्म। दी वॉल्स आर बुल्ट, आदमियों ने बना रहे हैं, तो आदमी बताना हम नहीं बताना चाह रहे हैं, ये स्वयं समझ में आ रही है। तो दी वॉल्स आर बुल्ट कहां, अक्रॉस द सिटीज, अक्रॉस दी सिटीज। भाई एक बात ध्यान रखना, आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि यार मैं इसका और अच्छा उत्तर लिख सकता था, नहीं लिख सकते आप। आपको दिए गए गद्यांश या पद्यांश के आधार पर ही उत्तर लिखना है, आपकी मन की बात नहीं चलेगी। हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे मन की बात कहने लग जाते हैं, आप नहीं कहोगे इसमें, आपको वही लिखना है जो उस गद्यांश या पद्यांश में दिया गया है। ठीक है, तो अक्रॉस द सिटीज लिखना पड़ेगा आपको। अगला देखिए, टेक आउट द वर्ड विच इंडिकेट्स वायोलेंस, उस शब्द को बताइए जो हिंसा को प्रकट कर रहा है। यार आया था ना किल, एक दूसरे को मारने पर उतार हुए हैं। ये देखिए पढ़िए, अक्रॉस द सिटीज एंड टू किल फ्रॉम द हाइट। ठीक है, तो वायलेंस को बताने के लिए कौन सा है, किल, तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें भाई। ठीक है, लव तो यार प्रेम के लिए ये कहां है, ये तो हो ही नहीं सकता था, इजी हो ही नहीं सकता था, प्लेनेट माने ग्रह, ये हो ही नहीं सकता था। तो ऑप्शन पढ़ के आप, अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो फिर ये देख लेना कि कौन कौन से नहीं हो सकते, उनको हटा दीजिए, ऑटोमेटिक उत्तर रह जाएगा। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, आप पैसेज से इन शब्दों के अपोजिट, विलोम आपको बताने। इजी, इजी का आसान, तो देखिए आया ना, इजी का डिफिकल्ट आया था इसमें। आप देखिए, इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आया ना डिफिकल्ट, तो इजी का क्या हो जाएगा भाई, डिफिकल्ट। तो यहां लिख देना भाई, DIFFICULT, डिफिकल्ट। लव का आया है ना, हेट आया क्या, हेट, हाँ कहां है भाई,
हेट ईच अदर, है ना, मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉज टू हेट ईच अदर, ये हेट आ गया ना भाई, तो लव का क्या है, हेट, वो तो प्रश्न में भी दिया गया था, लव का हेट हो गया भाई। अब देखिए ये थोड़ा सी राइटिंग मिस्टेक हो गई थी, तो राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। देखिए द अर्थ इज राउंड, बिल्कुल सही है, ट्रू है, लिखा हुआ है ना भाई इसमें, देखिए मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, अर्थ वाज राउंड, ठीक है। अब देखिए द जेट हैज रीच द हाइट ऑफ 10 माइल्स, जेट पहुंच गया था 10 मील ऊंचाई पर, 10 मील की बात नहीं है यार, 6 मील की बात है इसमें, ठीक है, ये आ गया ना 6 मील हाई, तो ये तो फॉल्स है भाई, तो दूसरा फॉल्स है भाई, ये फॉल्स पर निशान लगा देंगे, टिक करना है फॉल्स पर, प्रश्न समाप्त। 10 नंबर बहुत आसानी से मिल गए ना आपको। चलते हैं 19वां प्रश्न। अब देखिए 17वां प्रश्न किसका आएगा, आपका पठित गद्यांश, आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया जाएगा 10 नंबर का। 18वां प्रश्न पद्यांश आएगा, आपकी पोइट्री में से कोई 8-7 लाइन मिल जाएंगी, उसमें से भी 10 नंबर का आपको आने वाला है। और 10 नंबर का 19वां प्रश्न फिर एक गद्यांश है, लेकिन इस बार अपठित आएगा। उसी तरह आपको करना है कि पहले प्रश्नों को पढ़िए बंधु, फिर गद्यांश को पढ़िए, प्रश्न चुटकियों में निकलेंगे आपके, देखते हैं, देखिए चुटकियों में निकलते हैं कि नहीं। पहला प्रश्न पढ़िए, किसमें क्या है, व्हाट डिड अशोका इंस्ट्रक्ट द हिज ऑफिशियल, अशोका ने अपने ऑफिसर्स को क्या निर्देश दे रखे थे, इंस्ट्रक्ट माने निर्देश, क्या दे रखे थे, वो तो पैसेज पढ़कर देखेंगे भाई। व्हाट डिड अशोका थिंक, अशोका क्या सोचते थे, ठीक है, दूसरे प्रश्न में, तो ये ढूंढने। फिर तीसरा क्या है, राइट 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है ये। द रूलर ऑफ एन एम्पायर, साम्राज्य का शासक, ये तो सरल है यार, ई से शुरू होने वाला, चलिए उसमें से देख लेंगे। एम्परर बोलते हैं ना, देखते हैं पैसेज में आता है कि नहीं आता है। डी प्रश्न देखिए, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू स्मॉल, आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जो स्मॉल का अपोजिट है। स्मॉल का क्या होगा, स्मॉल माने छोटा, इसका मतलब बड़ा रूप में आया होगा कोई, ठीक है, बिग, ह्यूज, वास्ट, इमेंस, ये हो सकते हैं। ग्रेट भी हो सकता है, ग्रेट माने बड़ा होता है, महान होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा शब्द आया है, ह्यूज माने विशाल, वास्ट माने विशाल, बिग माने विशाल, है ना, तो इमेंस जिसका बहुत ज्यादा विस्तार हो, ये शब्द देखते हैं इसमें से कौन सा आया है। और ईमा प्रश्न देखिए, व्हाट मैसेज डिड द किंग अशोका इनग्रेव ऑन पिलर, राजा अशोक ने कौन सा संदेश पिलर पर गुदवाया था, है ना, इनग्रेव किया था, गुदवाया था, मतलब लिखवा देते ना टांकी से कोई संदेश, क्या संदेश था जो उन्होंने लिखवाया था पिलर्स पर। फिर आपको राइट ट्रू और फॉल्स आपको बताने। द किंग अशोका ओपन हॉस्पिटल, इसको पढ़ लेते हैं, चलिए पैसेज को पढ़िए, पढ़िए। अशोका वाज ए ग्रेट एम्परर, एम्परर महान शासक थे, तो देखिए किसका आंसर आ गया भाई, ये आ गया एम्परर, EMPEROR, रूलर ऑफ एन एम्पायर, किसी जो साम्राज्य है उसका अधिपति, शासक, ठीक है, सम्राट, एम्परर माने सम्राट। तो ये तो हो गया भाई। अब देखिए आगे पढ़िए, ही थॉट, उसने सोचा, तो थॉट की तो आ गई। दूसरा प्रश्न बी में देखिए, व्हाट डिड अशोका थिंक, अशोका ने क्या सोचा, क्या सोचा, he thought that the duty of great king was to protect the people and safeguard their right, कि राजा का कर्तव्य क्या है कि उसके लोगों की अधिकारों की रक्षा करे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखें, तो आंसर क्या लिखेंगे, he thought, क्या आंसर लिखेंगे, तो अशोका, अशोका थॉट, राजा ने क्या सोचा, that the duty of a
किंग, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूं, ऑफ ए किंग, हाँ भाई, वाज टू प्रोटेक्ट द pupil and safeguard their right। ठीक है, सीधी सी बात है। कहां तक लिखना है? यहां से लेकर ये इस तरह से और यहां तक आपको ये पूरा लिखना है। तो आपका प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी? बी हो जाएगी। अब देखिए आगे पढ़िए। ही गेव प्रोटेक्शन टू द पब्लिक एंड मेड अरेंजमेंट फॉर जस्टिस। उसने लोगों को प्रोटेक्शन दिया, उनकी सुरक्षा की, पब्लिक की, और मेड अरेंजमेंट फॉर जस्टिस, और न्याय सबको मिले इसका उन्होंने एक अरेंजमेंट किया था, ऐसी व्यवस्था उसने की थी। ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू बिहेव प्रॉपरली विद पब्लिक। तो देखिए पहला प्रश्न यही तो है कि व्हाट डिड अशोका इंस्ट्रक्ट हिज ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स को क्या निर्देश दिए थे उसने? तो ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल टू बिहेव प्रॉपरली विद पब्लिक, कि वो उन्होंने ऑफिसर को सख्त निर्देश दे रखे थे। ऑफिसर्स जानते हैं कैसा व्यवहार करते हैं, तो उस किंग अशोका का सख्त निर्देश था कि वो पब्लिक के साथ उचित व्यवहार करें। तो कैसे लिखेंगे? अशोका, इसमें कहां से कहां तक लिख देंगे? ही को हटाकर आपको अशोका लिखना है, तो ही की जगह अशोका इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू बिहेव प्रॉपरली विद पब्लिक। ये किसका आंसर हो जाएगा? यहां तक आपको यहां से लिखना है इस तरह से, अशोका इंस्ट्रक्टेड, जान लीजिए डिड है, और अब यहां फर्स्ट फॉर्म है, जब डिड को हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, हिज ऑफिशियल्स, यहां तक आपको लिख देना है। चलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूं समय बचाने के लिए, लिख देंगे ना भाई। अब देखिए, ही इनग्रेव्ड द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायोलेंस ऑन पिलर्स एंड इंस्टॉल्ड देम। तो देखिए जो ये प्रश्न था ना, ईमा प्रश्न देखिए, व्हाट मैसेज डिड किंग अशोका इनग्रेव ऑन पिलर्स। अशोका ने कौन सा संदेश पिलर पर गुदवाया था? तो इसके लिए कहां से कहां तक लिखेंगे? देखिए ये प्रश्न आ गया ना, ही यहां से शुरू करेंगे। ही इनग्रेव द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस ऑन पिलर। ठीक है, उन्होंने क्या संदेश? कि सबको न्याय मिलेगा और अहिंसा का संदेश। उसने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, प्रतीक बनाए थे, जगह जगह पिलर बनाए थे, स्तंभ जिनको बोलते हैं, उन पर यह गुदवा दिया था किसका? कि सबको न्याय मिलेगा लेकिन अहिंसावादी होना पड़ेगा सबको। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया था भाई अशोक ने। तो इस प्रश्न को कहां लिखेंगे आप? ई वाले प्रश्न में कहां से कहां तक लाइन को लिखेंगे? यहां से ही से लेकर और इनग्रेव्ड द मैसेज ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस ऑन पिलर्स एंड, नहीं यहां तक ऑन पिलर, यहां तक ही लिख जाएगा बस। ये ई वाला प्रश्न हो गया भाई। एंड इंस्टॉल्ड देम एट डिफरेंट प्लेसेस, और ऐसे स्तंभों को जगह जगह उन्होंने लगाया। सम ऑफ द पिलर्स टेल अस अबाउट हिज ग्रेटनेस, उनमें से कुछ जो स्तंभ है वो उसकी महानता की बात कहते हैं। ही ओपनड हॉस्पिटल फॉर इन्फर्म, उसने हॉस्पिटल खोले जगह जगह, चिकित्सालय बनवाए। एंड द ओल्ड वर गुड ट्रीटमेंट वाज गिवन टू द पेशेंट, और वहां पेशेंट्स को या मरीजों को अच्छा मतलब चिकित्सा दी जाती थी। ही ऑल्सो ओपन हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स, उसने ना केवल लोगों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल बनाए थे। ही वॉज रियली ग्रेट एज ही एडवोकेटेड पिटी एंड मर्सी फॉर ऑल लिविंग क्रीचर। वो महान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने हमेशा इस बात की वकालत की थी कि भाई सब पर दया रखो, चाहे वो जीवित प्राणी हो, मतलब मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, अब कौन सा प्रश्न रह गया भाई आपका? एक तो इस्माल का, इसमें आपको पता है ये वेग नहीं आया है, ह्यूज नहीं आया, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? ग्रेट, GREAT। ठीक है,
फिर ई का तो बता ही दिया, इसमें बताना भाई ट्रू और फॉल्स में। द किंग अशोका ओपन हॉस्पिटल नॉट ओनली फॉर पीपल बट फॉर एनिमल्स, बिल्कुल सही है, अशोका ने ना केवल लोगों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल खोले थे, ये तो ट्रू है भाई। अगला, अशोका वाज ए क्रूअल किंग, भाई बिल्कुल ही गलत है, वो तो महान व्यक्ति थे, शालीन व्यक्तित्व के धनी थे, तो ये फॉल्स है भाई। ठीक है, प्रश्न 19वां समाप्त। 20 पर आ जाते हैं, यहां है, ठीक है, कि यू आर कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। ठीक है, अब आपको मान लेना है थोड़ी देर के लिए आप कैलाश हो और गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर में पढ़ रहे हो। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर, आपके पिताजी का जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण है, वो जयपुर हो चुका है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, आपको आपके हेडमास्टर के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसमें आप अनुरोध करेंगे कि वो आपका टीसी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो आपको दे। यू मे यूज फॉलोइंग क्लूज, कुछ संकेत दिए गए, इनका प्रयोग आप उसमें कर सकते हैं। फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, इसका प्रयोग कर सकते हैं। गो टू जयपुर, जयपुर जाना है। नीड टीसी इश्यू 1। ठीक है, तो देखिए आजकल जो नया ट्रेंड है आप जान ही गए कि जहां से लिखी जा रही है, ठीक है, वहां आप उसको लिख दें भाई। अब देखिए आप हंसपुर के सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहीं रहते होंगे आप, ठीक है, तो आप लिख देते हैं। कहां से लिख रहे हैं, तो देखिए आप बाईं तरफ इस जगह पर क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। वैसे एप्लीकेशन में ना लिखें तब भी कोई बात नहीं, फिर भी लिख देते हैं। चलिए तो क्या लिख दें, जैसे गीता कॉलोनी, चलिए गीता कॉलोनी ना, वैसे नीचे लिखते हैं पर आप एक ही लाइन में लिख दिए हंसपुर। आप कुछ और पता भी लिख सकते हैं, पर चूंकि वहीं स्कूल है तो वहीं पढ़ रहे, वहीं के आप निवासी होंगे, तो मैंने हंसपुर लिख दिया है। फिर आप डेट लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, अप्रैल 27, क्योंकि 27 को ये पेपर होगा, तो अप्रैल 27, फिर कॉमा आप लगाएंगे 2022, आप इस तरह लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे भाई, आपको हेड मास्टर को ये एप्लीकेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, फिर मैं चलिए इसको चेंज कर देता हूं कलर को थोड़ा सा, जिससे आपको पता लगे। तो फिर क्या लिखेंगे, दी हेड मास्टर, ठीक है। नीचे फिर क्या लिखेंगे, इस गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर, तो देखिए यहां लिखेंगे गवर्नमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, सेकेंडरी, चलिए जो दिया हुआ है पेपर में उसी को लिख दीजिए, स्कूल कॉमा लगा के हंसपुर। उसमें लिमिटेड स्पेस होगा इसलिए आप लिख दीजिए इस तरह से हंसपुर। फिर लिख देंगे आप। अब क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट उसके बाद लिखना है आपको यहां, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, देखिए दो तरह से लिख सकते हैं। फॉर किसके लिए, टीसी जारी करने के क्रम में, ऐसे ही लिखेंगे ना हिंदी में, तो टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिख दीजिए, या लिख दीजिए फॉर इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। देखिए अगर टू लगा दें तो आईएनजी नहीं लिखेंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है, इश्यू में, और अगर फोर लगा दें तो आईएनजी लगेगा, ध्यान रखना भाई। तो चलिए कोई सा भी लिख देते हैं, फॉर इश्यूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर सैल्यूटेशंस में जैसे आपको याद है वैसा लिख देना। क्या लिखेंगे, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, विनम्र निवेदन है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से, या आई बैक टू से लिख दीजिए, या स्टेट लिख दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं, कि आई एम ए
स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th A ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8A का छात्र हूं। ठीक है। माई फादर, अब देखिए आपके पिताजी क्या हैं, माई फादर इज ए बैंक ऑफिसर इन नियर बाई सिटी, समीप के शहर में ही मेरे पिताजी बैंक ऑफिसर हैं। अब क्या हो गया है उनका ट्रांसफर, नाउ ही हैज, अब देखिए ये सेंटेंस यहीं से देख लीजिए, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो देखिए योर की बजाय आप माई लिख दीजिए, माई फादर। भाई योर तो मैं कहूंगा आपके पिताजी का, जो आप कहोगे मेरे पिताजी का। ठीक है। तो माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर, इसी को एज इट इज लिख रहा हूं मैं। नाउ ही हैज लिख रहे हैं। ठीक है। ये की बात, ही हैज ट्रांसफर्ड, उनका तबादला हो गया है, ट्रांसफर्ड टू जयपुर। जब पिताजी का तबादला वहां हो गया है तो पूरा परिवार वहां शिफ्ट करेगा, पूरा परिवार उनके साथ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, माई होल फैमिली, मेरा पूरा परिवार, माई होल फैमिली विल शिफ्ट देयर। ठीक है। मेरा पूरा परिवार वहां जाएगा तो मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। आई एम ऑल्सो गोइंग विद हिम या विद माई फैमिली। ठीक है। अब लिख दीजिए। तो भाई अब जब मैं वहां जा रहा हूं, जयपुर जा रहा हूं, तो मुझे वहां एडमिशन लेने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्थानांतरण जो आपका सर्टिफिकेट होता है टीसी, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो कि मुझे एडमिशन लेने के लिए टीसी की आवश्यकता है। तो कैसे लिखेंगे, आई नीड माई टीसी, शॉर्ट में लिख दीजिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखने की कोई जरूरत नहीं, टीसी। आई नीड माई टीसी टू टेक एडमिशन देयर। देयर का मतलब जयपुर। ठीक है। जयपुर में मुझे एडमिशन लेने के लिए टीसी की आवश्यकता है। तो काइंडली इश्यू मी माई टीसी। ठीक है। कृपया मेरी टीसी जारी करने की कृपा करें। और यहां आप लिख सकते हैं, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और फिर एक दो लाइन छोड़ना है आपको, फिर यहां क्या लिखना है, चलिए मैं इसको कलर और चेंज कर देता हूं। चलिए इस तरह से यहां लिख देता हूं, योर्स ध्यान रखना इसमें कुछ नहीं लगता है, इसमें ना एपोस्ट्रोफी नहीं लिखता, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। और इसमें जो अगर नाम दिया हुआ है तो वही लिखना है। नाम क्या है, कैलाश। ठीक है। योर ओबीडियंटली कैलाश लिखना है आपको, कैलाश। ठीक है। क्लास 8 ए। तो इस तरह से आपको ये लिखना है भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लेना। देखिए अब आप कहेंगे सर क्या यही आएगा, मैंने केवल आपको ये लिख कर बताया। देखिए 10 नंबर का आने वाला है, प्रश्न संख्या कौन सी में भाई, 20 में। इसके साथ आपको अथवा में एक लेटर भी आएगा। तो आपको यहां विकल्प होगा, आप या तो लेटर जो भी आपको अच्छा लगे या उस समय आपके दिमाग में जो सबसे ज्यादा भरा हुआ है या जिसकी तैयारी आपकी ज्यादा है उसको आपको लिखना है। 10 अंक बहुत होते हैं। ठीक है। इसको सही समझ के लिखना है, काटने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर काटा पीटी आपने ज्यादा की तो उसी अनुपात में आपके नंबर
कम हो जाएंगे। ठीक भाई। दूसरा, अब आपका कौन कौन से और महत्वपूर्ण हो सकते हैं, देखिए बीमारी के कारण अवकाश का भी हो सकता है। दूसरा, आपकी गणित या विज्ञान विषय का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए कोई लेटर वो सॉरी हेडमास्टर को पत्र हो सकता है। या आपके लाइब्रेरियन का व्यवहार अच्छा नहीं है, आप अपने प्रधानाध्यापक को एक शिकायती पत्र लिखिए, प्रिंसिपल या हेडमास्टर कोई सा हो सकता है। ठीक है। आप एक गरीब छात्र हैं, आपकी फीस माफ करने के लिए हो सकता है ना। और आपको जैसे कहीं आप दूर के हैं, आप गांव जाना जाते हैं छुट्टियों में, तो आपके लिए फ्री कंसेशन का जो वो बनता है ना सर्टिफिकेट, वो बन जाए। ठीक है। आपको जो किताबें, वैसे सरकारी विद्यालयों में तो पूरी किताबें मुफ्त मिल ही रही हैं, खैर उसको अब ये वैसे अप्रासंगिक हो चुका है, लेकिन फिर भी आ सकता है कि आप एक गरीब छात्र हैं और पढ़ने में होशियार हैं, तो आपको जो किताबें हैं वो बुक बैंक से जारी कर दी जाए या फीस आपकी माफ कर दी जाए। तो ऐसे आप बिल्कुल तैयार कर लेना, और अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट में आप जरूर लिख देना अगर आपको चाहिए, क्योंकि अभी तो कई दिन हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एप्लीकेशंस और लेटर की तैयारी शानदार होनी चाहिए, पासबुक की रटे बटाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 में से 10 नहीं मिलने वाले उसमें, तो आप कह देना, मैं वीडियो तुरंत तैयार कर दूंगा जिसमें शब्दों का थोड़ा सा चयन स्तरीय होगा, जिससे आपकी जो विद्वत्ता है, आपकी इंटेलिजेंसी है, वो झलकेगी। तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाने में देर नहीं करूंगा, कमेंट जरूर करना है आपको। ठीक है। अब अथवा में देखिए मैंने एक और इसी प्रश्न में अथवा के लिए क्या ले दिया है कि इमेजिन यू आर भानुप्रिया या कुणाल। ठीक है। जो भी आपको पसंद है, लड़की है तो आप भानुप्रिया लिख देना, ठीक है, और लड़के हैं तो कुणाल लिख देना भाई, आपको जैसे आपको अच्छा लगे। योर अंकल हैज सेंट यू ए डिक्शनरी ऑन योर बर्थडे। आपके अंकल ने आपको एक डिक्शनरी भेजी है बर्थडे पर। प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि योर अंकल हैज सेंट यू ए रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे। डिक्शनरी हो सकती है, रिस्ट वॉच हो सकती है, और कोई उपहार हो सकता है जो आपके चाचा ने आपको भेजा है आपके जन्मदिन पर। राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे गिफ्ट। आपको एक पत्र लिखना है अपने चाचा को, जिसमें उसको धन्यवाद देना है कि धन्यवाद चाचा जी, आपने जो गिफ्ट भेजा और उसके साथ जो प्यार भेजा। तो देखिए अब लेटर भी बहुत तरीके हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप भाई हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, अपने पिताजी को अपने अध्ययन आपका कैसा चल रहा है उसके बारे में पत्र लिखिए। ये भी हो सकता है आपके स्कूल ने एक हिस्टोरिकल टूर पर जाने का निर्णय किया है, तो उसके लिए एक पिताजी से अनुमति लिए लें और 5,000 रुपये मंगा लें, उसका भी पत्र हो सकता है। आपके जो बड़े भाई हैं वो कक्षा 10 में फर्स्ट डिवीजन आए, उसको बधाई संदेश आप लिख सकते हैं। ठीक है। या आपके बड़े भाई हैं वो फेल हो गए हैं किसी परीक्षा में, उसको सांत्वना देते हुए पत्र लिख सकते हैं। तो बहुत सारे हो सकते हैं, लिखना आना चाहिए। इसकी भी आप कह सकते हैं अगर पत्रों की तैयारी आपकी सही नहीं है तो मैं वीडियो बना दूंगा, पर फास्ट करना क्योंकि मुझे 1 दिन चाहिएगा वीडियो बनाने में। ठीक है। अभी वैसे आपके पास टाइम है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो देखिए पत्र कैसे लिखते हैं भाई, सेंडर्स एड्रेस शुड बी ऑन द टॉप ऑफ लेफ्ट हैंड कॉर्नर। ठीक है। आपको ऊपर पता लिखना है भाई, जैसे कुछ भी लिख देते हैं, शास्त्री कॉलोनी, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, जैसे शास्त्री कॉलोनी। ठीक है। और वैसे यहां लिख के जयपुर यहां लिखा जानी चाहिए, जैसे जयपुर लिख दिया, क्योंकि इसमें जगह का नाम दिया नहीं है। फिर अप्रैल और 27, चलिए 27 होने को 27 लिख देता हूं कॉमा लगा के, और 2022। फिर ठीक है भाई, पता लिखने के बाद सेंडर्स एड्रेस यहां लिख दिया। पहले इसको दाईं तरफ लिखते थे, अब बाईं तरफ का फैशन चल गया है भाई। फिर आप सॉल्यूटेशंस लिखेंगे, जैसे अंकल है तो माय डियर अंकल आप लिख देंगे भाई। तो कैसे लिख देंगे भाई कि माय डियर अंकल, और यहां कॉमा लगा के। ठीक है। फिर यहां शुरुआत जैसे करते हैं आप, जैसे शुरुआत अब तक करते आए आप उस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि आई एम क्वाइट
वेल हियर, मैं यहाँ पूरी तरह से अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर with the grace of Almighty God। समझ गए होंगे आप मैंने क्या लिखा है कि मैं यहाँ अच्छी तरह से हूं, एंड होप दैट यू विल बी सेम देयर, आप भी इसी प्रकार से, माने उसी तरह जैसे मैं हूं, मैं अच्छा हूं तो आप भी अच्छे होंगे। देयर विद द ग्रेस, किसकी दया से? सर्वशक्तिमान ईश्वर की। ऑलमाइटी माने सर्वशक्तिमान। और ठीक है, अब आ जाइए मुख्य बात पर। धन्यवाद दीजिए, थैंक्स थैंक्स फॉर यू, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर सेंडिंग मी, क्या क्या भेजा भाई? मी ए लेटर एंड ए डिक्शनरी। देखिए डिक्शनरी दी हुई है तो डिक्शनरी लिख देना भाई, और अगर रिस्ट वॉच है तो रिस्ट वॉच लिख देना। ऑन माई बर्थडे, भाई आपके चाचा ने आपको डिक्शनरी और लेटर भेजा, उसके लिए धन्यवाद दे दिया आपने। और ये भी बता दीजिए कि भाई आपके चाचा आपके जन्मदिन पर नहीं आ पाए, तो उस दिन आप सभी ने उनको बहुत मिस किया। किया या ना किया, आपको तो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो वी मिस्ड यू वेरी मच ऑन दैट डे, हम सभी ने आपको उस दिन बहुत ज़्यादा मिस किया था, ठीक है। फिर लिख दीजिए दी गिफ्ट के बारे में आप लिख दीजिए द गिफ्ट इज वेरी यूजफुल, आपने जो डिक्शनरी भेजी है वो बहुत लाभदायक है। भाई गणित नहीं अंग्रेजी पढ़नी है तो, है ना। इसी तरह अगर रिस्ट वॉच होती तो उसके लिए भी आप ऐसे ही लिख सकते थे द गिफ्ट इज वेरी यूजफुल एंड ब्यूटीफुल। तो देखिए मैंने ऐसे शब्द लिखे हैं जिसमें दोनों आ जाएंगे, चाहे रिस्ट वॉच हो चाहे डिक्शनरी हो। तो आपके द्वारा दिया गया जो उपहार है या भेजा गया जो उपहार है वो यूजफुल है, लाभदायक भी है और सुंदर भी है, ब्यूटीफुल। आई एंड माई फ्रेंड्स लाइक इट वेरी मच, मेरे मित्रों ने भी मेरे साथ इसको बहुत पसंद किया है, ठीक है। अब बस इतना ही लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना है। फिर इसको यहीं खत्म कीजिए और फिर पैरा चेंज करके क्या लिखना है कि कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू आंट, जो चाची हैं उनके लिए, चाची या मामी उनके लिए, है ना, रिगार्ड्स भेज रहे हैं। एंड लव टू मोनू एंड सोनू, जो चाचा के जो पुत्र हैं और आपके जो भाई हैं, कजिन हैं, उनके लिए, मोनू और सोनू के लिए आप ये भेज रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप नीचे। देखिए ये लेटर आपका पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे क्या लिखना है। देखिए क्योंकि चाचा या मामा ने आपको भेजा है तो आप उनके भतीजे हुए, तो कैसे लिख सकते हैं भाई, योर लविंग नेफ्यू या नीस, ध्यान रखना भाई,
अगर आप नेफ्यू लिखते हैं तो कुणाल लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए जो सेंडर्स आप जो सॉरी या तो आप भानुप्रिया हो या कुणाल हो, तो अगर भानुप्रिया है तो आप नीस लिखेंगे और नेफ्यू भतीजे हो तो कुणाल लिखेंगे। तो इनमें से एक लिखना, और फिर जैसे कुणाल लिखा है आपने तो आप नीस को हटा देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको रख लेना भाई। और अगर आपको भानुप्रिया लिखना है तो नेफ्यू की बजाय आपको क्या लिखना है, नीस लिखना है। इस तरह से आपका ये समाप्त। आप चलते हैं प्रश्न संख्या 21। देखिए प्रश्न संख्या 21 में आपको फिर अथवा मिलेगा, 10 नंबर का है। एक में आपको कहानी मिलेगी। अब कहानी के लिए भाई कुछ भी आपके लिए आ सकता है। आपको थर्स्टी क्रॉ की कहानी आ सकती है, फॉक्स एंड क्रॉ की आ सकती है, आपको एलिफेंट एंड टेलर की आ सकती है, वॉल्फ एंड लेम्ब की आ सकती है, लॉयन एंड माउस की आ सकती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ की आ सकती है, जिसमें ये फार्मर एंड फोर सन्स वाली कहानी आ सकती है, टू फ्रेंड्स एंड ये बियर वाली कहानी आ सकती है, कैपसेलर एंड मंकीज की कहानी आ सकती है। हाँ, मैं एक ही आपको इस पेपर में बता सकता हूं, अगर आपको कहानियां भी बहुत अच्छे तरह से लिखना नहीं आता है या अच्छे स्तर की लिखना नहीं आता है, 10 नंबर का सवाल है बंधु, कमेंट में लिख देना या मैं इसमें नंबर मेरा छोड़ दूंगा, आप मैसेज डायरेक्ट कर देना, मैं वीडियो बनाकर तुरंत आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी 27 अप्रैल में टाइम है। चलिए अब इसमें देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि आप मान लीजिए कहानी ऐसी आ गई कि जो आपने नहीं पढ़ी है, फिर भी आपको पैनिक नहीं होना है। इन आउटलाइन के आधार पर बहुत आसानी से आप कहानी लिख सकते हैं। फिर घबराने की बात ये भी नहीं है, क्योंकि अथवा में पैराग्राफ होगा, चाहे वो आपके फेवरेट टीचर पर हो सकता है, आपके स्कूल पर हो सकता है, फेवरेट आपकी बुक पर हो सकता है, पोस्ट मास्ट पर हो सकता है, किसी त्योहार होली या दीपावली पर हो सकता है, इंडिपेंडेंस डे पर हो सकता है, एनुअल डे पर हो सकता है, किसी एक्सीडेंट पर हो सकता है। अब पैराग्राफ में तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। आप कहानी पर फोकस कीजिए, बहुत इजीली आप इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो देखिए आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें, फिर मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे आप 100% सही, भाई आपको कहानी 70 या 80 शब्दों में लिखनी है। तो देखिए कहानी इसमें जो आउटलाइन दी गई उनको पढ़िए। ये फॉक्स लोमड़ा, भूखा, सर्चेस ढूंढता है, तलाश करता है, क्रॉस सिटिंग कौआ देखता है जो बैठा हुआ है, पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, उसकी चोंच में एक टुकड़ा है रोटी का, थिंक्स ऑफ ए प्लान उपाय सोचता है, हैव स्वीट वॉइस कहता है कि यार तेरी आवाज बहुत मीठी है, ए सॉन्ग भाई गाना सुना दे बंधु, क्रॉ ओपन्स बीक चोंच को खोलता है, ब्रेड फॉल्स रोटी गिर जाती है, फॉक्स पिक्स इट अप उसको उठा लेती है, ईट्स खाती है, रन्स अवे भाग जाती है। देखिए जो आपको आउटलाइन दी गई होंगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई होंगी, लेकिन आपको कहानी पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादातर, ठीक है, बनाकर लिखनी है। तो सबसे पहले पढ़िए पहला शब्द ए फॉक्स, इसका मतलब एक लोमड़ा है, तो वंस देयर वाज लिख दीजिए, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फॉक्स ऐसे लिख दीजिए, या वंस देयर वाज ए फॉक्स अगर टू फ्रेंड्स लिखा हुआ होता है, ये फॉक्स के स्थान पर कैसे लिख दे, वंस देयर वर टू फ्रेंड्स, तो वाज की बजाय बर लिख दीजिए, एक वचन बहुवचन उसके हिसाब से आपको देख लेना है भाई। तो देखो कैसे लिखेंगे। हाँ एक चीज और बता दूं, आप जब भी कहानी शुरू करें क्या करना है, आपको उसका शीर्षक जरूर 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 लिखना है, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ठीक है, तो कहानी से समझ गई ना कि ए फॉक्स एंड ए क्रॉ, तो ये मैंने क्या लिख दिया, हेडिंग। तो आप देखिए, चलिए कलर चेंज ही कर लेता हूं, तो कैसे लिखेंगे भाई, वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम ये रट लीजिए, देयर वाज ए फॉक्स एक लोमड़ा था। अब ही होता है, मैंने बताया ना लोमड़ा ही होता है, लोमड़ी को क्या बोलते हैं, विक्सन, VIXEN। तो देखो हंग्री, तो वो बहुत भूखा था। अब देखिए एक शब्द दिया हुआ है हंग्री,
तो इसका मतलब पूरा वाक्य आप बनाइए। इसका मतलब सेंटेंस क्या रहा होगा, वो बहुत भूखा था, तो ही वॉज वेरी हंग्री। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। अब देखिए सर्चेस, इसका मतलब वो तलाशता है, तो ही सर्च्ड हियर एंड देयर का क्या चीज, फूड। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनाएंगे, ही सर्च्ड फॉर फूड हियर एंड देयर, भाई उसने यहां वहां खाने की तलाश की। फिर वो कहां आ गया भाई, तो अचानक उसने क्या देखा, क्रॉ सिटिंग, कौआ बैठा हुआ। कौआ कोई जमीन पे तो बैठेगा नहीं, या कुर्सी पे तो बैठेगा नहीं, कहां किसी पेड़ में बैठा हुआ होगा। पेड़ के ऊपर भी ऑन द ट्री मत लिखना भाई, यार ऐसे थोड़ी वो बिल्कुल ऊपर जाके मेज पे जैसे बैठते ऐसे बैठ जाए। इन द ट्री, पेड़ बड़ा होता है उसके भीतर बैठता है भाई, डालियों के भीतर छुप जाता है, यहां गलती मत कर देना। तो कैसे देखे, ही सॉ, उसने क्या देखा, ही सॉ ए क्रॉ, उसने एक कौआ देखा, सिटिंग जो बैठा हुआ था, तो क्रॉ सिटिंग आ गई ना, ही सॉ ए क्रॉ सिटिंग इन ए ट्री, एक पेड़ में बैठा हुआ था। ऑन ए ट्री नहीं लिखना है बंधु, इन ए ट्री लिखना है आपको। पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, तो कौए के पास एक रोटी का टुकड़ा था। हाँ तो कैसे लिखेंगे, देयर वाज ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा था, इन इट्स बीक। अब आप कहेंगे सर आपने ही या सी क्यों नहीं, भाई देखो ही अगर मैं लिख देता, हिज बीक लिख देता कौए के लिए, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता ना, हिज कहीं लोमड़े की चोंच तो नहीं होती। तो इट्स पक्षियों के लिए हम ज्यादातर इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था, तो उसने वो खाना चाहता था, इसलिए उसने एक उपाय दिमाग लगाया। तो देखिए थिंग्स ऑफ ए प्लान, किसने सोचा, अब कर्ता अपनी तरफ से लगा दीजिए, और थिंग्स दिया हुआ है, थिंग्स की सेकंड फॉर्म कर दीजिए थॉट, ए ऑफ ए प्लान। तो किसने सोचा, आपको केवल कर्ता लगाना है और सेकंड फॉर्म करके पूरे इसको उतारना है एज इट इज, मुझे कुछ नहीं करना, बस कर्ता जोड़ते जाओ और सेंटेंस, और जहां कर्ता ना दी गई हो, कर्ता नहीं दिया हुआ, वहां देयर या इट लगा के काम चलाना है, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। तो कैसे लिखेंगे, ही थॉट ऑफ या दी फॉक्स, तो देखिए थिंक की मैंने क्या कर दिया, थॉट सेकंड फॉर्म, थिंग्स भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है, तो ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। क्या बनाई, उसने कौए से कहा, ही सेड टू दी क्रॉ, उसने कौए से कहा। अब कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमाज में लिखना है, और उस समय जो कह रहा है उसी चीज को ऐसे ही लिखना है जैसे आपके सामने अब ये बात हो रही है, ठीक है। ध्यान रखना, अब नरेशन वाली आपने पढ़ी है कि मैं यहां कोई कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, कई हुई बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कई हुई बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे भाई। अब हम कैसे लिखेंगे कि भाई आप बहुत सुंदर गाते हो, आपकी आवाज बहुत मीठी है, तो कैसे लिखेंगे, हैव स्वीट वॉइस, तो कैसे लिखेंगे, यू हैव ए वेरी स्वीट वॉइस। मैंने कुछ नहीं किया है भाई, यहीं से लिख रहा हूं मैंने केवल यू लिख दिया है कोए के लिए, यू हैव ए स्वीट वॉइस, बाकी किसी से स्पेलिंग मिस्टेक का कोई खतरा नहीं, इसी में से लिखिए ना। ए सॉन्ग, इसका मतलब आपकी आवाज मीठी है, आप क्या मेरे लिए गीत गा सकते हैं, कैन यू सिंग
ए सॉन्ग फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर दिया, बंद कर दिया भाई, ठीक है। आप देखिए फिर आगे चलिए, कोआ प्रसन्न हो गया और उसने जैसे ही चोंच खोली रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया, ठीक है। दी क्रो वाज वेरी हैप्पी, तो कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं भाई, कुछ सेंटेंस आप अपनी तरफ से भी तो जोड़ेंगे। दी क्रो वाज वेरी हैप्पी टू हियर इट्स प्रेज, अपनी प्रशंसा को सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। एज इट, अब कोए के लिए, ओपेंड, जैसे ही उसने खोली क्या, अपनी चोंच, इट्स बीक। टू सिंग, जैसे ही उसने अपनी चोंच गाने के लिए खोली। ब्रेड, फॉल्स, फॉल्स की फाल मानी गिरना, सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल, ठीक है। द पीस ऑफ ब्रेड फेल, गिर गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिर गया भाई। तैयार खड़ा था कौन, लोमड़ा। दी फॉक्स पिक्ड इट अप, उठा लिया भाई, उठा लिया। फिर क्या है, फॉक्स पिक्स इट अप, तो मैंने क्या कर दिया, दी फॉक्स। भाई उसी शब्द को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो अब तो हमें परिचित हो गए ना फॉक्स से। पहले ए फॉक्स आया था क्योंकि हम उस समय परिचित नहीं थे, अब फॉक्स से परिचित हो गए, तो अब जब भी फॉक्स में लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद मुझे दी लगाना पड़ेगा। तो दी फॉक्स पिक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, पिक्ड इट अप, रोटी के टुकड़े को उठा लिया। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं भाई, यहीं से टीप रहा हूं, और ठीक है। फिर ईट्स, उसको खा जाता है, तो कैसे लिखेंगे, एंड एट, ईट की सेकंड फॉर्म एट, एट इट, और उसको खा गया भाई, और खा लिया तो भाग गया, और क्या है, ठीक है। रन्स अवे, तो कौन, दी फॉक्स, रन्स की जगह रेन और अवे। तो देखिए इससे पता लग जाता है, वैसे भी अगर रन्स लिखा हुआ इसका मतलब कर्ता ही एक वचन है, और केवल रन लिखा हुआ होता तो कर्ता बहुवचन है, ठीक है, रन्स अवे। तो ये मैंने कहानी लिख दी, आप देख लेना, इसमें शब्द 100 के लगभग मिलेंगे, आपको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। एक दो सेंटेंस अगर आप ना लिख पाए तब भी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप लिख सकें, मैंने क्या कहा, आप लिख सकें तो मोरल को लिख दें, थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। वो 9 की बजाय, पहले 9 जब अंक देने वाला था, हो सकता है मोरल को देखकर 10 अंक दे जाए आपको, 10 में से 10। तो चलिए लिख देते हैं, मोरल क्या है भाई, इस कहानी से क्या सीख मिली आपको। मोरल यही तो है कि भैया चापलूसी पर मंत्र मुग्ध नहीं होना है, उनसे, चापलूसों से सावधान। बी अवेयर, तो देखिए सावधान रहें, बी अवेयर ऑफ फ्लैटर्स, चापलूसों से सावधान रहें, ये कहानी की सीख है। कहानी आसान है ना। चलिए अथवा में क्या दिया गया है, अथवा में क्या है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन, किस पर लिखनी, माय फेवरेट टीचर, मेरे जो प्रिय हैं या मेरे जो पसंदीदा अध्यापक हैं उन पर निबंध लिखना है। यू मे यूज फॉलोइंग वर्ड्स, आप इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम लिख सकते हैं। नेम ऑफ टीचर, उस टीचर का नाम लिख सकते हैं, उसकी एज लिख सकते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के तरीके कैसे हैं। पंक्चुअल, वो नियमितता कैसी है उनकी सर, और उनके स्वभाव कैसा है। नेचर, प्रकृति कैसी है। काइंड, दयालु हैं वो, प्लेयर भी हैं, पुअर स्टूडेंट की हेल्प भी करते हैं। तो ऐसे कुछ
एक संकेत मात्र इन शब्दों का प्रयोग आप अपने वाक्यों को बनाने में कर सकते हैं। तो आप ऊपर उसी तरह क्या करेंगे भाई, माय फेवरेट टीचर हेडिंग डालेंगे इस तरह से भाई। माय फेवरेट टीचर, ये हेडिंग हो गया भाई। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप शुरुआत आपके मन के हिसाब से कर सकते हैं कि भाई अध्यापक राष्ट्र निर्माता है, वो बच्चों का जीवन बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई, टीचर्स आर नेशन बिल्डर्स, राष्ट्र निर्माता हैं, दे कैन मेक और स्पॉइल, या तो वो बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। स्पॉइल माने बिगाड़ना। द फ्यूचर ऑफ ए स्टूडेंट, वो किसी छात्र का जीवन बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर अब क्या लिखा है कि नेम ऑफ द स्कूल, आप कहां पढ़ते हैं उसको लिख दीजिए। अब आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, सेकेंडरी स्कूल, कहीं लिख दीजिए। चलिए मैं जैसे लिख देता हूं कोई नाम, नगर, ठीक है, कोई भी आप नाम लिख देना भाई, नगर में मैं पढ़ता हूं भाई। ठीक है, और देखिए अब क्या लिखेंगे कि यद्यपि हमारे स्कूल में लगभग 30 अध्यापक हैं, ऐसे लिख दें। ठीक है, लेकिन मैं अपना जो टीचर का नाम लिखिए उनको सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। तो कैसे लिखेंगे, यद्यपि, ऑल्दो देखिए मौलिकता झलकनी चाहिए, ऑल्दो देयर आर 30 टीचर्स इन माई स्कूल, यद्यपि मेरे स्कूल में 30 अध्यापक हैं। फिर यट आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, मिस्टर राजीव सिंह द मोस्ट। ठीक है, लेकिन मोस्ट से पहले मैंने दी क्यों लगाया, सुपरलेटिव डिग्री के कारण। ठीक है, मैं राजीव सिंह को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं। अब देखिए नेम भी आ गया, वो कितनी एज के हैं, कैसे लिखेंगे, ही इज 35 ईयर्स ओल्ड, वो हमें क्या पढ़ाते हैं भाई, तभी तो पसंद करते होंगे। ही टीचर्स, वो पढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कर्ता के बाद क्रिया में एस या ईएस लगेगा, तो ही टीचर्स अस साइंस, वो हमें विज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक है, हिज टीचिंग मेथड्स आर, उसके जो पढ़ाने का जो तरीका है वो कैसा है, चाइल्ड ओरिएंटेड है। ठीक है, मतलब ऐसी विधियों से पढ़ाते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो अच्छा शब्द लिख दूं मैं, अगर आप चाइल्ड ओरिएंटेड नहीं याद कर पा रहे हैं तो सिंपल लिख सकते हैं, हिज टीचिंग मेथड्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, पढ़ाने के तरीके बहुत सरल हैं, तो मैं अच्छा लिख रहा हूं, हिज टीचिंग मेथड्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या वेरी सिंपल की बजाय आप क्या लिख सकते हैं, चाइल्ड ओरिएंटेड, छात्रोन्मुखी हैं। ठीक है भाई,
तो एक शब्द इनमें से लिख देना। फिर वो पंक्चुअल शब्द भी आया, देखिए इसमें क्या आया है, पंक्चुअल। पंक्चुअल तो कैसे है भाई उनकी नियमितता, तो कैसे लिखेंगे, चलिए मैं, हाँ, ही इज वेरी पंक्चुअल, वो बहुत पंक्चुअल है भाई। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी भी देर से नहीं आते हैं। आप जो कि नहीं की क्या है, नेवर, ठीक है। कम्स लेट, वो कभी भी देर से विद्यालय नहीं आते हैं, है ना। उनकी ड्रेसिंग सेंस भी लिख दीजिए, ही ऑलवेज बियर, बियर माने पहनना, ध्यान रखना, WEAR, और फिर एक वचन है इसलिए एस लगाएंगे। ही ऑलवेज बियर्स सिंपल ड्रेस, ड्रेसेस, ठीक है, ड्रेसेस, वो हमेशा बिल्कुल सादा कपड़े पहनते हैं। उनका जो मुख्य मोटो क्या है, हिज मोटो ऑफ लाइफ इज, उनके जीवन का आदर्श क्या है, इज सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, हाई थिंकिंग। ही इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहते हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पुअर स्टूडेंट, चाहे आर्थिक रूप से गरीब हो, चाहे मानसिक रूप से गरीब हो, उन हर तरह के छात्रों की वो हमेशा तैयार, मतलब मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पुअर स्टूडेंट्स। He is master of his subject, वो अपने विषय का ज्ञाता है, मास्टर हैं, एकदम शानदार पढ़ाते हैं, ठीक है। He is a good player of क्रिकेट, वो क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं, एंड क्या लिखें, बैडमिंटन, चलिए या क्रिकेट एंड हॉकी, कुछ भी लिख दीजिए। हिज, या अच्छा ऐसे लिख दें, उनका स्वभाव बहुत शांत है, हिज नेचर इज वेरी काम, बहुत शांत चित्त वाले हैं स्वभाव के, है ना। ही नेवर गेट्स एंग्री, वो कभी भी नाराज नहीं होते हैं विद स्टूडेंट्स, कभी छात्रों से नाराज नहीं होते हैं। और अब देखिए इतना ही आपको लिखना है, वैसे आप कितना भी लिख सकते हैं इसमें। ही इज आइडियल ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, वो ज्यादातर छात्रों के आदर्श अध्यापक हैं। वी ऑल लव हिम, अब देख ध्यान रखना, मैं लव से नहीं लिखा है क्योंकि करता है यहां वी है, तो क्रिया में एस या एस नहीं लगेगा, तो वी ऑल लव हिम वेरी मच। May God give him
ए हेल्दी एंड लॉन्ग लास्टिंग लाइफ। भगवान उनको चिरायु रखे, दीर्घायु रखे, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं भाई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे आपके सामने मैंने लिखा है, देखिए मैंने जैसा लिखा है ऐसा लिखना जरूरी है, आप अपने सेंटेंस बनाते जाएं और करते जाएं। तो देखिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आशा है आप लोगों को ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आया हो। ठीक है, और वास्तव में हृदय से आपने अगर इसको पसंद किया है तो भाई लाइक कर देना और अपने मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों को इसे शेयर कर देना जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट छोड़ना ना भूलना। और अगर किसी विशेष प्रकार की वीडियो की आपको जरूरत पड़े तो निसंकोच कह देना, मैं अपना नंबर यहां छोड़ रहा हूं। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ